हेलो दोस्तों, क्लास में एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पॉक्सो एक्ट की सीरीज़ में अगले टॉपिक को नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप उनको जाकर भी देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक, नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन। नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन दोस्तों का मतलब है भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही वो सारी स्कीमें या वो सारी योजना जो कि बच्चों के हित के लिए है, यानी कि बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके शारीरिक विकास के लिए चलाई जा रही जो भारत सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनको आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ लिखा हुआ, बच्चे किसी भी देश की मुख्य संपत्ति होते हैं। जाहिर सी बात है, समाज के समग्र विकास के लिए बच्चों का विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है और राष्ट्रीय मानव संसाधन विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका बच्चों की देखभाल करना होता है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी बाल आबादी यानी बच्चों की आबादी है। बच्चों के विकास एवं कल्याण के लिए भारत सरकार के द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए कई नीतिगत पहल भी आपकी की गई हैं। इसके तहत देखी जाए तो बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति में कहा गया है कि राज्य बच्चों को जन्म से पहले और बच्चों के जन्म के बाद उनके पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास यानी कि उनको ओवरऑल डेवलपमेंट जो है के विकास के लिए विकास करना ये आपकी सरकार की पहल होगी। ठीक है, और इनसे संबंधित जो भी सेवाएं हैं राज्य सरकार उनको प्रोवाइड कराएगी। सुझाव गए उपायों में अन्य बातों के अलावा एक अन्य व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रम माता और बच्चों के लिए पूरक पोषण, जो कि 14 वर्ष तक की आयु के सही बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और मनोरंजक गतिविधियों को बढ़ावा देना। कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए विशेष विचार शामिल है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, यानी कि SC ST वर्ग के जो बच्चे होते हैं इनकी शोषण, रोकथाम आदि करना, ये सारा नीतिगत पहल के अनुसार इन्होंने बताया हुआ है। भारत सरकार ने के बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर को भी अपनाया है, यानी कि घोषणा पत्र बनाया जिसमें कि उन्होंने अपनी सारी नीतियाँ बताई बच्चों के हित के लिए क्या क्या नीतियाँ अपनाई जा रही हैं। जिसे राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, संबंधित मंत्रालय और विभागों और क्षेत्र के विशेषज्ञों के विचार, टिप्पणी और सुझाव प्राप्त करने के बाद तैयार किया गया है। राष्ट्रीय चार्टर बच्चों के लिए सरकार के एजेंडे को मूल रूप से इरादे का एक बयान है। दस्तावेज बच्चों के अस्तित्व, स्वास्थ्य और पोषण, जीवन स्तर, खेल और अवकाश, प्रारंभिक बचपन की देखभाल, शिक्षा, सुरक्षा, बालिका किशोरों को सशक्त बनाने, समानता, जीवन और स्वतंत्रता, नाम और राष्ट्रीयता के अधिकारों के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, परिवार का अधिकार और आर्थिक शोषण और सही प्रकार के दुर्व्यवहार से सुरक्षित रहने का अधिकार। दस्तावेज कठिन परिस्थितियों में बच्चों, विकलांग बच्चों, हाशिए पर और वंचित समुदाय के बच्चों और पीड़ित बच्चों की सुरक्षा की प्रावधान करता है। इस दस्तावेज के अनुसार बच्चों के प्रति राज्य और समुदाय के कर्तव्यों को निर्धारित करते हुए परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति बच्चों के कर्तव्यों पर भी जोर देता है। बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर को 9 फरवरी 2004 को भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। ये तारीख आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। 9 फरवरी 2004 को भारत सरकार के राजपत्र में इस चीज़ को अधिसूचित किया गया था। भारत ने बच्चों के हितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को स्वीकार कर लिया है। कन्वेंशन का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को स्वस्थ और अनुकूल वातावरण में जीवित रहने और विकास का अधिकार देना है। भारत सहस्त्राब्दी यानी कई हजारों शताब्दी के विकास लक्ष्य और बाल कल्याण तथा महिलाओं और बच्चों की तस्करी से निपटने पर सार्क सम्मेलनों में भी सार्क क्षेत्र का पक्षकार है। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट की वजह योजनाएं चलाई जाती हैं, उनको हम देखते हैं। पहला आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसने सन 2002 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के बच्चों पर विशेष सत्र में बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्य और 10वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित निगरानी योग्य लक्ष्य और बच्चों के लिए लक्ष्यों में सामंजस्य स्थापित करने के बाद बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2005 तैयार की है। संबंधित मंत्रालय विभाग में कार्य योजना संबंधित मंत्रालय विभाग प्रदेश की सरकार, गैर सरकारी संगठन यानी कि NGOs हो गए और विशेषज्ञ के परामर्श से तैयार की गई है। राष्ट्रीय कार्य योजना जो है इसमें बच्चों के पोषण स्थिति में सुधार,
IMR और MMR को कम करना, नामांकन अनुपात में वृद्धि और ड्रॉप आउट दर को कम करना, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, ठीक है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है इसको सभी जगह तक पहुंचाना, टीकाकरण के लिए कवरेज बढ़ाना आदि लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीतियाँ और गतिविधियाँ जो है इन्होंने अपने दस्तावेज में शामिल की हैं। बाल कल्याण कार्यक्रम भारत सरकार के कई मंत्रालय और विभाग बच्चों के लाभ के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम कर रहे हैं। कुछ योजनाएं और कार्यक्रम इस प्रकार से बताई गई है। देखिए, पहले आपको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित की जा रही एकीकृत बाल विकास सेवा, जिसे ICDS बोलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है? शिशुओं, छोटे बच्चे जिनकी उम्र 0 से 6 वर्ष तक, उनको छोटे बच्चे बोलते हैं, और उनकी माताएं जो होती हैं उनका स्वास्थ्य और पोषण और सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना, यह अपने बच्चों को प्रति भारत की प्रतिबद्धता का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। एक और स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करने और दूसरी ओर कुपोषण, मृत्यु दर और रुग्णता को दुष्चक्र को तोड़ने की चुनौती के प्रति भारत की प्रतिक्रिया है। यह योजना जो समुदाय आधारित श्रमिक और सहायकों के माध्यम से बुनियादी सेवाओं को एकीकृत करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करती है। ये सेवाएं आंगनवाड़ी नामक केंद्र प्रदान की जाती है। आंगनवाड़ी आप सभी जानते हैं, हर एक गांव हर एक क्षेत्र में होती है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आंगन में खेल का केंद्र। ठीक है, क्या होता है? आंगन में खेल का केंद्र। गांव के भीतर स्थित एक बाल देखभाल केंद्र। प्रदान की गई सेवाओं को इस पैकेज, इसमें कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती है इसका पैकेज यहाँ पे देख सकते हैं। पूरक पोषण हो गया, टीकाकरण देना, स्वास्थ्य की जांच करना और रेफरल सेवाएं, जैसे प्री स्कूल अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि स्कूल की पहले शिक्षा होती है, प्रोवाइड कराना। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो योजना है ये आपकी केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन इसे राज्य सरकार के माध्यम से कार्यान्वित जो है आपका किया, जैसे कि राज्य सरकार के माध्यम से आपको जो कार्यान्वित किया जा रहा है। जैसे पूरक पोषण के अलावा अन्य सभी इनपुट के लिए केंद्र सरकार से 100% वित्तीय सहायता मिलती है, जिसे राज्यों को अपने संसाधनों से प्रदान करना होता है। वर्ष 2005-06 से भारत सरकार ने राज्यों को पूरक पोषण के लिए राज्यों के द्वारा दिए गए वास्तविक व्यय का 50% या लागत मानदंडों का 50% जो भी कम हो, केंद्रीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए क्रैच योजना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जनवरी 2006 में एक नई क्रैच योजना शुरू की है। इस योजना को कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रैच योजना का नाम भी दिया गया है। एक क्रैच केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, भारतीय बाल कल्याण परिषद और भारतीय आदिम जाति सेवक संघ को 80 ये रेशो आप याद रखिएगा, 80-11-9 के अनुपात में आवंटित करती है। क्षेत्रीय कवरेज को संतुलित बनाए रखने के लिए योजना का विस्तार करने कवर न किए गए जिले, क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, यहाँ पे मेन एक चीज़ यह है कि इस योजना के तहत क्या है, मानदंड को बढ़ाकर 1800 रुपया से लेकर बढ़ाकर आपको 12,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का पोषण घटक और योजना का आयोग द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त केंद्रीय सहायता से 51 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों के पोषण को बढ़ावा देने में योगदान देता है। कुपोषण की समस्या को मिशन मोड में संबोधित करने के लिए सरकार के संबंधित विभागों को नीति निर्देश में सक्षम बनाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय पोषण मिशन स्थापित किया गया है। अब अगला हमारा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा यह कार्यक्रम प्रभावी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, कमजोर समूह के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व हस्तक्षेप, किशोरों के लिए प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं आदि प्रदान करता है। कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसमें शामिल हैं, जैसे कि DTP, पोलियो और महिलाओं के लिए टेटनस टॉक्साइड का टीकाकरण हो गया, विटामिन A, ठीक है, और गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन और फोलिक एसिड। यह कार्यक्रम लाभार्थियों को आवश्यकता आधारित
जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार दिया जाता है। ठीक है, ग्राहक केंद्रित, मांग संचालित और उच्च गुणवत्ता वाली एकीकृत RCH सेवा प्रदान करने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ सभी परिवार कल्याण और महिला बाल स्वास्थ्य सेवा को एकीकृत करता है। RCH कार्यक्रम की रणनीति नीतिगत जोर से जनसांख्यिकीय लक्ष्यों को पूरा करने से हटाकर महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल को पूरा करने पर केंद्रित करती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इसमें आपको पल्स पोलियो अभियान भी एक है जो कि 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को कवर करता है। ये एक विशाल कार्यक्रम है जिसमें राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के हर दौर में, यहाँ पर ये डेटा आप याद रखिए, 166 मिलियन बच्चों को शामिल इसमें किया जाता है। अन्य टीकाकरण कार्यक्रम आपका हेपेटाइटिस बी हो गया, DPT हो गया। ठीक है, और भी टीके होते हैं। इसके अलावा सार्वभौमिक टीकाकरण देखी जाए तो आपका तीव्र श्वसन हो गया, संक्रमण के कारण होने वाली मौतों पर नियंत्रण, दस्त संबंधी बीमारी, नवजात शिशुओं की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक नवजात देखभाल का प्रावधान करना, 2 बच्चों की रोकथाम और उपचार के लिए रोग निरोधी कार्यक्रम, विटामिन ए और आयरन से संबंधित सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम, सीमावर्ती जिले क्लस्टर रणनीति और नवजात और बचपन की बीमारी के एकीकृत प्रबंधन, ये सारी चीज़ें जो है आपकी प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वारा की जा रही हैं। अब नेक्स्ट हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा कार्यक्रम कौन सा है? सर्व शिक्षा अभियान, जो कि शिक्षा विभाग के द्वारा जारी चलाया जा रहा है। तो इस योजना के तहत क्या है कि स्कूल की जो बुनियादी ढांचे और बच्चों की शिक्षा में सुधार करना, यानी कि जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसमें सुधार करना। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम के तहत क्या है कि सरकार का लक्ष्य 6 से लेकर 14, ठीक है, का उद्देश्य क्या 6 से लेकर 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, अगला हमारा शिक्षा विभाग के द्वारा प्रारंभिक स्तर पर क्या लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसे देखते हैं। तो देखिए, जिसमें कठिन परिस्थितियों में रहने वाली लड़कियां जो होती हैं, जिनमें स्कूल ही छोड़ने वाली लड़कियां होती हैं, कामकाजी लड़कियां जो काम करती हुई पढ़ाई करती हैं, या फिर हाशिए पर रहने वाली लड़कियां, ठीक है, यानी कि ऐसी लड़कियां जिनको ये सारी योजनाओं से काफ़ी दूर हैं, उन सभी को क्या है निम्न स्तर की उपलब्धि वाली लड़कियां शामिल हो सकती हैं। तो इन सभी को शिक्षा देना, प्रोवाइड कराना, ये सारा दृष्टिकोण भी चलाया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा। अगला है हमारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम। तो इस विभाग के द्वारा क्या है, कम महिला साक्षरता वाले शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में, ठीक है, यानी कि जो जहाँ पर कम महिला साक्षरता रेट है, उस वाले इलाकों में क्या है SC ST की जो महिलाएं होती हैं एवं OBC वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों के लिए 750 विशेष आवासीय विद्यालय खोलने में सक्षम बनाना इसका काम है। नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन योजना। तो इसमें क्या है, मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों के सार्वभौमिक नामांकन और ठहराव के लक्ष्य के लिए, यानी कि बच्चे पूरी तरीके से क्या कि अपने स्कूल में जहाँ पर गए शिक्षा के लिए, उस स्कूल पर जगह पर उनको क्या रुकने का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए क्या है कि ये योजना चालू की, जिससे कि बच्चे मतलब कि एक मिड डे मील जिसे बोलते हैं, मिड डे मील यानी कि दोपहर में भोजन मिलने के कारण क्या है कि उनका ठहराव बना रहे स्कूल में। इस उद्देश्य से चालू किया गया था। ठीक है, कि लक्ष्य के लिए क्या है, सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। कार्यक्रम के तहत स्कूलों में आने वाले बच्चों को पोषण नाश्ता उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए एकीकृत कार्यक्रम, स्ट्रीट चिल्ड्रन यानी कि रोड पर रहने वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए भी कार्यक्रम इसमें चलाए जाते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों की गरीबी को रोकना और सड़कों पर जीवन से उनकी वापसी को सुविधाजनक बनाना है। यह कार्यक्रम उन बच्चों के लक्ष्य है जिनके पास घर और पारिवारिक संबंध नहीं है। ठीक है, यानी कि ऐसे बच्चे जो कि बेघर है, उनके पास ना तो घर है ना ही उनका परिवार से कोई विशेष संबंध है। ठीक है, विशेष रूप से दुर्व्यवहार और शोषण के प्रति संवेदनशील है। किशोर न्याय के लिए कार्यक्रम कठिन परिस्थितियों में बच्चों और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को
सरकारी संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें भारत सरकार के द्वारा एक चाइल्ड हेल्पलाइन चलाई जाती है ये बच्चों की सुरक्षा के लिए। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य देखिए क्या है। चाइल्ड हेल्पलाइन जो होती है एक आपका टोल फ्री नंबर है। इसका नंबर क्या है तो 1089 आपका चाइल्ड हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर। ये नंबर आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है, जिस पर कोई बच्चों के हित में सहायता के लिए कॉल कर सकते हैं। यानी कि आप या हम कोई व्यक्ति जिससे कि बच्चों की सहायता संदर्भ में आप उसे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के सहयोग से चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम देश भर के 72 शहरों में जो है यह काम कर रहा है। देश के भीतर गोद लेने को बढ़ावा देने और परित्यक्त अनाथ निराश्रित बच्चों की देखभाल में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के द्वारा शिशु गृह योजना भी लागू की जा रही है। रुपये की सीमा तक अनुदान सहायता शिशु गृह में 10 बच्चों के प्रति यूनिट पर 6 लाख रुपये दिए जाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य मंत्रालय की एक योजना है जिसका उद्देश्य पूरे देश में बच्चों की बड़ी आबादी सहित ग्रामीण आबादी को प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है, जिसका विशेष ध्यान 18 राज्यों पर है जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतक कमजोर है। ठीक है, या स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च को 0.9 से बढ़ाना है। ठीक, कुछ डेटा आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद का 1% से सकल घरेलू उत्पाद का 2 से 3% तक बढ़ाना। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली में वास्तुशिल्प सुधार करना है ताकि इसे राष्ट्रीय सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के तहत वादे के अनुसार बढ़े हुए आवंटन को प्रभावी ढंग से संभालने में सक्षम बनाया जा सके और देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्रबंधन और सेवा वितरण को मजबूत करने वाली नीतियों को बढ़ावा दिया जा सके। अब अगला हमारा जो है योजना वो हमारी बाल श्रम को उन्मूलन, यानी कि जो बाल श्रम होती है चाइल्ड लेबर जो होता है यानी कि बच्चों से काम कराया जाता है उसके उन्मूलन के लिए क्या योजना है। तो देखिए श्रम मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है योजना जो कामकाजी बच्चों के पुनर्वास और बाल यानी जो काम कर रहे बच्चे उनको पुनर्वास यानी कि फिर से उनको अपने स्थान पर भेजना और उनको बाल श्रम यानी कि बाल मजदूरी से उनको मुक्त कराने से योजना का उद्देश्य है। नीति की परियोजना आधारित कार्य योजना के तहत बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्थापित की गई है। NCLP के तहत की गई एक प्रमुख गतिविधि रोजगार से हटाए गए बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरक आदि प्रदान करने के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना है। ठीक है, इसमें और देखेंगे तो सबसे अधिक स्थानीय क्षेत्रों में बच्चों के पुनर्वास के लिए अब तक 150 बाल श्रम परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। कितनी दी गई? 150 बाल श्रम परियोजना को मंजूरी दी जा चुकी है और 1.5 लाख बच्चों को पहले ही विशेष स्कूल में मुख्य धारा में शामिल किया जा चुका है। बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम व्यापार विचार विमर्श के बाद बच्चों के खिलाफ अपराधों के खिलाफ एक मसौदा विधेयक तैयार किया गया है और राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणियों और विचारों के लिए वितरित किया गया है। राज्य सरकार और संबंधित मंत्रालय और विभागों की टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए बाद में तैयार किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। वही है कि इसका एक्चुअली मेन उद्देश्य क्या है, इसके मेन उद्देश्य आपका यही है बाल श्रम कानून का कि इसमें जो भी बच्चे जो हैं लेबर चाइल्ड हैं जो कि मजदूरी कर रहे हैं उनको वहाँ से मुक्त करा के उनको पुनर्वास कराना यानी कि उनको दोबारा अपने घर भेजना, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना, ये सारी चीज़ें क्या है बाल श्रम उन्मूलन के तहत कराए जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारा बाल बजटिंग। बाल बजटिंग यानी कि बच्चों के लिए क्या बजट तैयार किया जाता है भारत सरकार में। तो सरकार भी सक्रिय रूप से बाल बजट शुरू करने पर विचार कर रही है। प्रयास का मुख्य उद्देश्य सामाजिक क्षेत्र पर बजटीय प्रावधानों का विश्लेषण करना है, बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने वाली योजनाओं पर केंद्र राज्य सरकारों द्वारा किए गए बजटीय आवंटन की मात्रा की पहचान करना, बाल विशिष्ट व्यय में प्रगति की जांच करना आदि। यानी कि जो बच्चे उन पर कुछ कितना व्यय होना चाहिए कितना व्यय नहीं चाहिए सब चीज़ों की जाँच करना। ठीक है, हालांकि अभी कोई बजट ऐसा तैयार नहीं किया था बच्चों के लिए। बाल बजटिंग के अभ्यास का मुख्य एजेंडा बच्चों के संबंधित आवंटन की समीक्षा करना है। बच्चों के लिए बजटीय आवंटन
बढ़ाने के तरीके तलाशना, सामाजिक क्षेत्र और बाल विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए बजट, उपयोग दरों का आकलन करना, प्रभावी उपयोग में रुकावट और बाधाओं की पहचान करना। यह सुनिश्चित करने के लिए परिव्यय बच्चों के लिए परिणामों में परिवर्तित हो, व्यय पर नज़र रखने, ठीक है, इस प्रकार से कुछ है। इसमें देखिए कुछ क्या है कि बच्चों की तस्करी से निपटने के लिए पायलट परियोजना 3 पायलट परियोजना कार्यान्वित की जा रही हैं। तो इनको देख लेते हैं। पहली आपकी परंपरा की मंजूरी के तहत व्यावसायिक यौन शोषण के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी, ठीक, यानी क्या होता है, व्यावसायिक उद्देश्य से महिला या बच्चों की तस्करी की जाती है। इस पर निपटने के लिए एक पायलट परियोजना चालू की गई है। अगला है स्रोत क्षेत्रों में वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी से निपटने के लिए पायलट परियोजना, ठीक, यानी वाणिज्यिक क्षेत्र में एक यहाँ पे परंपरा वाला एरिया है, यानी कि जहाँ परंपरा से किया जाता है, और सेकंड एरिया जहाँ पर मतलब कि व्यावसायिक उद्देश्य से किया जाता है। और नेक्स्ट इससे निपटने के लिए पायलट परियोजना गंतव्य क्षेत्र में व्यावसायिक यौन शोषण के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी, ठीक है। अब तक लगभग 1500 महिलाओं और लड़कियों को लाभान्वित करने वाली 30 परियोजना स्वीकृत की गई है, ठीक है। उपरोक्त कार्यक्रम और नीतिगत पहलों के अलावा बच्चों की गरिमा, अधिकार और कल्याण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले से किए गए संवैधानिक प्रावधान बनाया गया, ठीक है। जैसे में कुछ प्रावधान भी, यानी कि कुछ संवैधानिक प्रावधान बनाए गए हैं इन सभी चीज़ से निपटने के लिए। तो इसमें पहला आपका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 14 में क्या दिया गया है, यह प्रावधान किया गया है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समक्ष संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। सेकेंड आर्टिकल 15 का 3 में प्रावधान है, किस अनुच्छेद में कोई बात राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। आर्टिकल 21 में प्रावधान है, किसी भी व्यक्ति को लागू कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसकी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21A निर्देश देता है कि राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उस तरीके से प्रदान करेगा जैसा राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। और आर्टिकल 24 जो है कारखानों, खदानों या किसी खतरनाक व्यवसाय में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार प्रतिबंध लगाता है। और आर्टिकल 25 से लेकर 28 क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म का स्वतंत्रता, ठीक है, व्यवसाय अभ्यास और प्रचार करने का स्वतंत्रता इसमें दी गई है। और आर्टिकल 19E और F में प्रावधान है कि राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा कि श्रमिक पुरुष और महिलाओं के स्वास्थ्य, ताकत और बच्चों की कोमल उम्र का दुरुपयोग न करते हुए नागरिक उन्हें आर्थिक आवश्यकता के कारण उनकी उम्र या ताकत के अनुरूप रोजगार में प्रवेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ठीक है। और बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति में विकसित होने के अवसर और सुविधा दी जाती हैं। और बचपन और युवावस्था को शोषण और नैतिकता के खिलाफ संरक्षित किया जाता है। आर्टिकल 45 आपका बोलता है, इसमें परिकल्पना की गई कि राज्य 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सही बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास भी करेगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारे यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।